जैसे मैं प्रॉमिस किया था, आज धीरे धीरे पढ़ाएंगे और बढ़िया से सारा चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो समझने की बात है ना, ये एक्चुअली होता कैसा है? होता ऐसा है कि मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग उसको समझने की कोशिश करोगे। दोनों का कोशिश अगर बराबर ठीक रहा तब समझ पाओगे, है ना। सिर्फ हम बोलते जाएंगे, आप जस्ट सुनते जाओगे, नोट करते जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान देना। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल अप्रोच किसका? टू ट्रायंगल लॉ। न्यूमेरिकली हम तो पहले जान चुके हैं। क्या जानते हैं कि अगर हमें दो वेक्टर दिया गया है, ये एक वेक्टर है, इसके साथ ये वेक्टर को जोड़ना है, तो क्या करना है? पहला वेक्टर को ले लो, दूसरे को इसके साथ ऑर्डर में ले लो। ऑर्डर में मतलब ये पहला वाला का हेड पे, दूसरा वाला का हेड रखेंगे कि टेल रखेंगे? टेल रखेंगे, और ये हो गया दूसरा वेक्टर। तो ये these are representing two sides of a triangle. The third side of the triangle taken in reverse order, मतलब ऐसा लेंगे तो that will give you the resultant. मतलब resultant का मतलब क्या है? Sum of the two vectors. तो अगर हमारे पास स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली निकालना है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, उनके बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है और कोई स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर नहीं है, और आपको पूछा गया बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू होते हैं। लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। अब हमें ये है वेक्टर ए, इस वेक्टर के साथ मैं वेक्टर बी को जोड़ना चाहता हूं। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। क्या आप देख के बता सकते हो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो मोर देन 90 होगा कि लेस देन 90 होगा? क्या बोले? मोर देन 90? नो 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 नो, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन, इट इज लुकिंग लेस देन 90। ठीक है, तो ठीक है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। और ट्रायंगल लॉ का फंडामेंटल्स हमें मालूम है, तो हमें कैसे जोड़ना पड़ता है इनको? पहले एक वेक्टर ले लो, दूसरे को उसके साथ ऑर्डर में ले लो। ये हो गया वेक्टर ए, है ना, इसके साथ दूसरे वेक्टर को ऑर्डर में ले लो, ये हो गया वेक्टर बी, और यहां से यहां तक जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा ए प्लस बी। ये हमें पहले से जानकारी है, लेकिन हम अभी न्यूमेरिकल आपको देखना चाहते हैं। ये जो फिगर है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं। ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, और ये हो गया वेक्टर बी। चलो मानते हैं ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी, जिसको हम लोग प्यार से आर कहते हैं। और क्या दिया है? ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। सपोज ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मतलब कौन सा एंगल है? एंगल 1 और एंगल 2। कौन सा एंगल होगा? 1 और 2 बताओ? इट विल बी एंगल 2। दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। थोड़ा फिगर को भी बढ़िया से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक्सटेंड करता हूं ऐसे, और इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ऐसे। ओके, और थोड़ा नेमिंग कर देता हूं। ये पॉइंट को कहो ओ, ये पॉइंट को कहो ए, ये पॉइंट को कहो बी, ये पॉइंट को कहो सी, नहीं, और ये एंगल हो गया थीटा, है कि नहीं? अच्छा, अगर ये बात है, अभी हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब इसका लेंथ कितना है पता करना है। लेंथ कितना है पता करना है, इसका लेंथ पता करना है। दिया क्या गया है हमें दिया गया है ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया गया। मतलब हमें ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ पता करना है, ये एंगल मालूम है। तो ये लेंथ मालूम है, व्हाट इज दिस लेंथ? यू कॉल इट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये लेंथ कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये लेंथ कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये एंगल थीटा है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये पता करना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है पता करना है। ध्यान में, जितने लोगों को समझ में आ गया पॉज लगाओ, निकालो, अपना दिमाग लगा के निकालो, कोई बड़ी चीज नहीं है।
और जिनको समझ में नहीं आया देखो, और जिनको समझ में आ गया वो लोग खुद निकालो, फिर मेरे साथ मैच करके देख लेना। एनीवे आई स्टार्ट। जिनको हो रहा है समझ में आ रहा है वो लोग पॉज लगा के लगाना लिखना शुरू करो। हियर व्हाट यू फाइंड OA। ये जो OA है एक छोटा सा वेक्टर है, कहाँ गया OA ये जो है एक लेंथ है OA, वो क्या है, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A। और हमारा AC क्या है, AC इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ B, है ना, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B। अच्छा क्या निकालना है, R मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन OC, ये पता करना है, ये हमें पता करना है। नाउ इन ABC ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल लो देखो, ये ABC ट्रायंगल में आप जानते हो कि AB बाई AC इज इक्वल टू क्या है। नाउ यू सी दिस ट्रायंगल में ये एंगल को थीटा लिए तो ये बेस जैसे काम करेगा नहीं, और ये परपेंडिकुलर जैसे काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ तो क्या कहेंगे, AB बाई AC हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज B बाई H क्या होता है, cos थीटा, है ना। तो AB क्या हो गया भाई, AB इज नथिंग बट AC cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली BC बाई AC क्या है देखो, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये sin थीटा, मतलब BC क्या है, BC इज नथिंग बट क्या है, AC sin थीटा। थोड़ा और एक्सटेंड करके देखें तो AC क्या है भाई, AC इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा। हाँ तो हमें AB और BC का लेंथ वैल्यूज मिल गए। नाउ इन OBC ट्रायंगल हम कहेंगे कि हमें तो OC चाहिए था, OC का स्क्वायर क्या होगा बताओ, OBC ट्रायंगल में OC का स्क्वायर क्या होगा OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, और रूट ओवर नहीं देंगे क्योंकि स्क्वायर लिखे, लेकिन OB कितना है, व्हाट इज OB इज OA प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या ये तो BC का स्क्वायर है ना। चलिए सबका वैल्यू डालते हैं, ये कितना है भाई, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ A, नहीं इसको थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं तो लिखने के लिए आसान होगा, OA का स्क्वायर AB का स्क्वायर 2 इंटू OA इंटू OB, हाँ AB देखो A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, प्लस BC का स्क्वायर, और अगर देखेंगे OA का स्क्वायर क्या है, OA का स्क्वायर इज OA का स्क्वायर A का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या है, AB तो निकाल दिए थे, क्या है AB था B cos थीटा, सो इट इज कमिंग B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 OA कितना है, OA है मैग्नीट्यूड ऑफ A, AB कितना है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, नहीं प्लस BC का स्क्वायर क्या होगा देखो, तो BC तो ये है कितना होगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्लियर, अगर समझ में आ गया आप लोग लिख लो, ऊपर की चीज में मिटाता हूं, यहाँ का चीज में मिटा देता हूं, यहाँ का चीज में मिटा देता हूं, यहाँ पर करूंगा, ठीक है। तो यहां से नीचे से था, अब ऊपर से। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला टर्म है B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो पूरा फिर से लिख देते हैं
क्या हो जाएगा, ये क्या लिख रहे थे हम लोग, OC का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन जाएगा, B स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बाकी रह गया, ये कितना है, ये 2AB कॉस थीटा, है कि नहीं, है कि नहीं। अब इसमें जो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, आप जानते हो कि इन दोनों के बीच में आपस में बहुत प्यार, जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं, तो इसको 1 बना लेंगे। क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, हो गया ना, OC का स्क्वायर। लेकिन OC क्या था भाई, R था, इट इज R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फिर R क्या हो गया, R इज कमिंग आउट टू बी रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, है कि नहीं। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जैसे होता है वैसे ही होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इज दैट क्लियर, समझ में आया क्या। लेकिन R एक वेक्टर है भाई, खाली इसका मैग्नीट्यूड बताना काफी नहीं होगा, उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये कौन सा डायरेक्शन है, कैसे बताएंगे। आपको अगर कोई जगह का लोकेशन चाहिए, जैसे कोई मान लो कि पूछता है कि चलो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, कोयल नगर में। अच्छा, कोयल नगर में कहाँ पे, तो कोयल नगर में क्या देखा है पूछोगे आप, वो बोलेगा कि सपोज में कोयल नगर में वो पार्क देखा, वो पार्क देखे हो, ठीक है, पार्क से लेफ्ट मुड़ जाना मेरा घर आएगा। मतलब कोई भी जाना पहचाना चीज मिल गया उसको, तो उसके रेफरेंस में अपना एड्रेस बताना आसान होता है। ऐसे ही हमें यहां पर जाना पहचाना चीज क्या था, क्या दिया गया था, A और B। तो A और B के साथ क्या एंगल कर रहा है बता देंगे, तो हो गया आपका डायरेक्शन। चलो निकालते हैं कि ये A के साथ क्या एंगल कर रहा है, सपोज अल्फा एंगल कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, if R makes angle alpha with vector A, then बताओ tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा, ये ट्रायंगल को ले लो ना, बड़ा बड़ा ट्रायंगल को, इट इज BC by OB, P by B होता है, BC by OB। लेकिन BC क्या है, BC तो B sin थीटा है कि नहीं, निकाले थे हम लोग B sin थीटा। और OB क्या है, OB तो OA प्लस AB, OA प्लस AB, OA प्लस AB, तो यहीं पे मैं कर देता हूं, OB की जगह लिख रहा हूं OA प्लस AB। OA कितना है, OA तो A, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A। AB कितना है, AB तो B cos थीटा था प्लस B cos थीटा, तो ये बन गया, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये A के साथ क्या एंगल कर रहा है पता चल गया। आप लोग लिख लो, इसको मैं मिटा दूंगा अभी, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, नीचे वाले को अभी मिटा देते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे, पॉज लगा के लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो पता चल गया कि अगर A और B दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का रूट ओवर, और वो वेक्टर A के साथ क्या एंगल करेगा, ये एंगल करेगा। और अगर tan अल्फा मिल गया तो हम अल्फा निकाल सकते हैं, है कि नहीं, tan अल्फा मिल गया तो अल्फा निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास एक गड़बड़ी है, हम कोई चीज को विश्वास नहीं करते, खुद पे भी भरोसा नहीं होता है, खुद किए हैं फिर भी खुद को डाउट करने लगते हैं। तो थोड़ा चेक करके देख लेते हैं ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
सपोज कोई बॉडी पे 2 फोर्स आ रहा है, ये 8 न्यूटन वाला कॉल इट ए, ये दूसरा फोर्स 6 न्यूटन वाला कॉल इट बी। नेट फोर्स कितना होगा ये तो किसी को भी पूछो बता देगा। नेट फोर्स इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा आप देखोगे कि ये भी 8 न्यूटन ये 6 न्यूटन दोनों मिलके हो जाएंगे 14 न्यूटन। ये हमें पहले से मालूम है, थोड़ा लॉ से चेक करते हैं। हियर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 8, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 6, थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है, अरे दोनों तो सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 हो गया। अब जो रिजल्टेंट बनेगा वही तो नेट फोर्स है, दैट इज नथिंग बट द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab cos थीटा, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 into 6 into 8 into cos 0 होल का लंबा वाला डबल। देखो क्या है 64 36 96 cos 0 कितना होता है, cos 0 है 1, तो ये हो गया 1 हो गया। रूट ओवर करो कितना आ रहा है देखो, तो ये 100 196 रूट ओवर करो कितना आएगा 14। अरे हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो इसका मतलब हम लोग जो पहले कर रहे थे वो लिमिटेड केस था, थीटा 0 के लिए बन रहा था, लेकिन अभी थीटा चाहे कुछ भी हो हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ठीक, इसको मिटाते हैं, हो गया। हाँ, ए ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन है से 5 kg is kept on ground. It was pulled by it was horizontally pulled, pulled by मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, क्या करें, बचपन में बहुत मार खाया, बुढ़ापे में भी सुधार नहीं आया। अच्छा, it was horizontally pulled by 2 forces, तो of 10 Newton towards east and say it is 30√2 Newton towards northeast. Find एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। जानकारी क्या है हमारे पास, जानकारी ये है कि हमें नेट फोर्स निकालना है किसी तरह से। नेट फोर्स मिल गया तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, नेट फोर्स पे मास होता है एक्सीलरेशन। तो चलो करते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया गया है डाटा में। 2 फोर्स आ रहा है किसी बॉडी के ऊपर। पहला फोर्स F1 दिखने में कैसा था, इट वॉज टूवर्ड्स ईस्ट, कितना 10 न्यूटन। अच्छा, तो दूसरा फोर्स कैसे था, इट वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब बीचों बीच इस डायरेक्शन में होगा, नहीं, इट वॉज लाइक दिस, मतलब ये एंगल कितना हुआ भाई 45 डिग्री होगा। कितना था 30√2 न्यूटन। क्या पता चला, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, हियर थीटा is angle between F1 and F2। कितना है एंगल दोनों के बीच में बताओ, एक तो ईस्ट की तरफ है दूसरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 45 डिग्री। हाँ, अब F1 मालूम है F2 मालूम है, दोनों के बीच में एंगल मालूम है, हमें नेट फोर्स चाहिए। नेट फोर्स तो मालूम है कि F1 प्लस F2 होता है वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए
करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हो जाएगा f1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, f2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2f1 f2 cos थीटा। ठीक है, f1 का स्क्वायर, f2 का स्क्वायर। f1 का स्क्वायर मतलब कितना है? f1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 का स्क्वायर। अच्छा, ये जो f2 था वो क्या था? 30√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 30√2 इंटू cos 45। क्या आप लोगों को मालूम है cos 45 कितना होता है? cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। 1/√2 होता है, वैल्यू डालें, ये हो गया 100। 30√2, 30 का स्क्वायर हो गया 900, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 इंटू 900 इज 1800 प्लस 2 इंटू 10 इज 20 इंटू 30 इज 600 इंटू √2 इंटू cos 45, √2 इंटू 1/√2, ये √2 है, ये 1/√2 है, तो एक दूसरे को खा जाएंगे। क्या मिल जाएगा? देखो तो अभी इट इज कमिंग 2500। रूट ओवर कितना होगा? 50 न्यूटन। ओ, ये दोनों मिलके 50 न्यूटन फोर्स में खींच रहे हैं। तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन विल बी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बाय मास। कितना है ये? 50 कितना केजी का मास था? और 5 केजी का मास था, बाय 5 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है ना आसान? है कि नहीं आसान? ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग अभी ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन बिफोर दैट हमें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें से रिवील करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवील करना है। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग, मैं जानबूझ के छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको अपलोड डाउनलोड करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। हो गया? सो इट इज नाउ क्लीन टू गो फॉर द नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। So what are the facts we from Fresnel law? चलिए, अभी हम लोग देखे कि जो R है वो कितना है उसका मैग्नीट्यूड? इट इज R स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज रूट ओवर ऑफ, और R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। है कि नहीं? ये हो गया आपका R का मैग्नीट्यूड। अच्छा, R इज मैक्सिमम, ये रिजल्टेंट, दो फोर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? सपोज यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, दो फोर्स लगाओगे, आप चाहते हो कि नेट फोर्स सबसे ज्यादा है, तो क्या करोगे? दोनों फोर्स को सेम डायरेक्शन में दो। सेम डायरेक्शन में मतलब एंगल क्या है? 0, है कि नहीं? तो हम कहेंगे यहाँ पर ये मैक्सिमम कब होगा? क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, जब ये cos थीटा मैक्सिमम होगा। और r इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, मतलब थीटा क्या है? यहां से भी पता चल रहा है कि थीटा इज 0 डिग्री। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r? The maximum value of R is coming out to be how much? cos थीटा की जगह 1 डाल दो, 1 डाल दिए तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो कोई ज्यादा पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना? और ऊपर रूट ओवर साइन था, तो क्या बन गया? dj प्लस b। सिमिलर R इज नेट फोर्स मिनिमम कब होगा? सोचो तो
हम एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लगा रहे हैं, मिनिमम कब होगा? जब दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। अपोज करेंगे तो मिनिमम फोर्स होगा, नेट फोर्स विल बी मिनिमम। अपोज करेंगे मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, है कि नहीं? तो हम कहेंगे यहाँ पर R इज मिनिमम व्हेन, इसमें भी देखो फिगर में ये मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा का वैल्यू होगा -1, cos थीटा का वैल्यू होगा -1, तो हम कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू -1। ऐसा कब होता है? फिर थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर cos थीटा की जगह -1 डाल देंगे तो क्या आप बता सकते हो R का मैग्नीट्यूड क्या होगा? R का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? R का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसमें बताओ तो? R का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, cos थीटा को -1 ले ली, cos थीटा -1 हो गया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी तो कोई जाना पहचाना फॉर्मूला है, कौन सा ये? a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये रूट ओवर था, रूट ओवर था मतलब स्क्वायर गायब हो गया। सो r का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? a माइनस b, मतलब R जो भी कुछ होगा वो हरदम किसके बीच में रहेगा? A माइनस बी और A प्लस बी, प्रीवियस क्लास में हम बताए थे नहीं, इसके बीच में रहेगा। R A माइनस बी से कम नहीं हो सकता, A प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम होगा A माइनस बी, मैक्सिमम होगा A प्लस बी। इज इट अंडरस्टूड? ठीक। नंबर दूसरा हुआ कि अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे, when थीटा ग्रेजुअली इंक्रीजेस, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर में पढ़े cos थीटा डिक्रीजेस, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, है ना? 0 to 180 डिग्री बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम cos 0 होता है 1 to cos 180 होता है -1, तो थीटा 0 से 180 बढ़ते जाएगा, cos थीटा का वैल्यू घटते जाएगा। अगर ये क्वांटिटी घटते गया तो ये ओवरऑल क्वांटिटी भी तो घटेगा। सो विथ इंक्रीज इन थीटा फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ R डिक्रीजेस। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया? अच्छा, कोई पूछेगा when the angle between the two vectors is 60 degree, magnitude of resultant is more, और 120 डिग्री magnitude of resultant is more, आप कहोगे obviously 120 डिग्री में कम होगा, क्योंकि एंगल बढ़ने से R का वैल्यू घट जाता है, 60 डिग्री में R का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, है कि नहीं? अच्छा, तीसरा हुआ R का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लिए। R कभी इससे ज्यादा नहीं होता, इससे कम नहीं होता। नेक्स्ट इज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, अगर हम R का वैल्यू याद रख लेंगे तो हमें कैलकुलेशन में काफी मदद मिलेगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू से इट इज K, देन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, then for different values of theta let us remember the values of R, ये हमें कैलकुलेशन में काफी मदद देगा। थीटा 0 हुआ तो क्या होगा, थीटा 60 होगा तो क्या होगा, थीटा 90 होगा तो क्या होगा, थीटा 120 होगा तो क्या होगा, है ना, और थीटा 180 होगा तो क्या होगा। ये वैल्यूज के लिए, थीटा का ये सारे वैल्यू के लिए R का वैल्यू क्या होगा हम जानना चाहते हैं। अब होगा क्या, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। हमारे पास फॉर्मूला है, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा 0 के लिए A के जगह K डालो, B के जगह K डालो, थीटा की जगह 0 डालो।
निकालोगे सिंप्लीफाई करके तो ये मिलेगा 2k। 60 डिग्री के लिए √3k, 90 डिग्री के लिए √2k। आप वैल्यू डालोगे। अब क्या करना है आपको, a की जगह k डालना है, b की जगह k डालना है, थीटा की जगह जो वैल्यू है उसको डालना है, सिंप्लीफाई करना है। 120 के लिए इट विल बिकमिंग k और इसके लिए होगा 0। 2k से 0 तक कंटिन्यूअसली घटते जा रहा है। समझ में आया क्या? और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, the resultant, the sum of two vectors depends on the magnitude of each vector and the angle between them, है ना। तो इतना सारा चीज जानने के बाद अभी हम लोग वेक्टर का सही डेफिनेशन पे आते हैं। वेक्टर का डेफिनेशन क्या था? व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नो गलत था। क्या था? वेक्टर से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट एनी क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट ए वेक्टर। तो फिर वेक्टर का सही डेफिनेशन क्या है? यहां पर आता है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। क्या आता है? सीधा आप कह सकते हो एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी which obeys triangle law is a vector। जो ट्रायंगल लॉ ओबे नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं बनेगा। हम लोग करंट का एक एग्जांपल लिए थे। क्या बोल रहे थे बताओ, कि मान लो कि इधर से कोई करंट आ रहा है I1 जो कि 5 एम्पियर का है, इधर से कोई करंट आ रहा है I2 जो कि मान लो से 8 एम्पियर का है। दोनों करंट मिलके इधर से जाएंगे, कितना है? ऑब्वियसली I1 प्लस I2, और वो कितना है? 13 एम्पियर का। तो I नेट क्या है? इट इज I1 प्लस I2। देखने में तो लग रहा है कि दोनों वेक्टर है। अगर ये दोनों वेक्टर है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो बाय चेंजिंग द एंगल क्या ये नेट करंट बदलेगा? नहीं बदलेगा। मतलब जो नेट करंट है वो इनके मैग्नीट्यूड के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन उनके बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। रीडिंग डिपेंड नहीं करता है। तो हम कहेंगे दो करंट इज लुकिंग लाइक ए वेक्टर, करंट इज नॉट ए वेक्टर। करंट इज नॉट a vector. Why? Because the net current depends on the magnitude of the currents, but not on the angle between them। मतलब ये ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करता। इस एंगल को ज्यादा करो या कम करो, ये करंट नहीं बदलने वाला। क्लियर? तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ का चीजें जो हमें सीखना था, हम लोग अभी लिख लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है? अभी आगे बढ़ेंगे। अभी मैं और एक लॉ आपको बताने वाला हूं जिसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ बताएंगे, लेकिन पहले ट्रायंगल लॉ के ऊपर 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, मिटाते हैं इसको। देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना। 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन are pulling a body of mass 5 kg। अब कौन सा डायरेक्शन में, कोई नहीं बताया गया कौन किधर खींच रहा है। Which of the following cannot be the acceleration of the body? कौन सा इसका एक्सीलरेशन नहीं हो सकता? क्या दिया है कि इसका हो गया है क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है क्या? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है क्या? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है क्या? और डी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है क्या?
क्या इनमें से कौन कौन सा एक्सीलरेशन नहीं हो सकते, ये पूछा है। कैसे पता करेंगे? दोनों के बीच में तो एंगल अगर दिया नहीं, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो सोचेंगे हियर जो आपका वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड है 10, जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड है 15। तो बताओ आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता था? इट वाज ए प्लस बी, है कि नहीं? 10 प्लस 15 25। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है? इट इज नेट फोर्स बाय मास। मास क्या था? 5 kg, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में एक्ट कर जाएंगे तब भी मैक्सिमम फोर्स होगा, और जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 25 न्यूटन था ये। इसका मतलब 6 हो सकता है क्या? 6 तो कभी नहीं हो सकता, कैसे भी खींचो ये नहीं हो सकता। कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी द एक्सीलरेशन। अच्छा आर का मिनिमम वैल्यू देखो, तो आर का मिनिमम वैल्यू क्या था बताओ? इट वाज a माइनस डी और b माइनस a, कुछ भी कहो, एक माइनस दूसरा, तो कितना था? इट इज 15 माइनस 10, कितना है? 5 न्यूटन। मिनिमम वैल्यू क्या था? दोनों का डिफरेंस। तो a का मिनिमम वैल्यू क्या होगा भाई? a का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 5/5। एक्सीलरेशन का मिनिमम क्या होगा? जब मिनिमम फोर्स है तो मिनिमम एक्सीलरेशन होगा। मिनिमम फोर्स बाय मास इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ एक्सीलरेशन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम नहीं होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम नहीं होगा, या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगा। तो 0.5 हो सकता है क्या? ये भी तो नहीं हो सकता है। so acceleration cannot be क्या? cannot be 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बीच में काफी कुछ हो सकता है। 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है। बाय टेकिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो नहीं हो सकते। समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man moves 30 meter to west and then 70√2 meters towards northeast. How far he is from starting point से कितना दूर पे है? कोई आदमी वेस्ट की तरफ गया, फिर क्या किया? ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यू नो, है ना? तो फिर ये पहले वेस्ट की तरफ गया, तो फिर क्या किया? ऐसे करके गया, फिर वहां से कैसे गया? नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में गया, ट्रायंगल करके ऐसे करके गया। कितना दूर गया? 70√2, है ना? 70√2, ये हो गया 70√2, है कि नहीं? ये थोड़ा ज्यादा लंबा दिख रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। ये गया ऐसे, ही गया ऐसे, एनीवे समझने के लिए। चलो ये हो गया पहला डिस्प्लेसमेंट उसका, जिसका मैग्नीट्यूड है 30, और ये हो गया उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, किस कलर है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। वो यहां से शुरू किया था और यहाँ पे आके पहुंच गया, और स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पे है? इतना दूर पे है। अच्छा इतना दूर पे है। ये क्या है उसका? ये उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर खत्म हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करो तो ये दोनों तो ऑर्डर में दिख रहे हैं, S1 एंड S2 एडेड, यू आर गिविंग नेट डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में कहेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा ना? S1 S2 ऑर्डर में। हियर S1 का मैग्नीट्यूड कितना है? कितना है? बोलो जल्दी। कितना है S1 का मैग्नीट्यूड? 30। S2 का मैग्नीट्यूड कितना है?
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ S2? वो 70√2। अच्छा, थीटा एंगल बिटवीन देम, क्या है एंगल? ये एंगल कितना था? ये एंगल था 45 डिग्री ना, ये इधर जा रहा था। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन S1 और S2? 45? अरे नहीं, ये एंगल नहीं देखेंगे हम लोग। कौन सा एंगल देखेंगे? हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन, ये एंगल देखेंगे। ये एंगल कितना होगा भाई? ये 45 हो गया, पूरा 180 है, 180 माइनस 45 हो गया 135 डिग्री। और ध्यान रहे कि cos 135 का वैल्यू होता है -1/√2। ठीक है, ये वैल्यू। तो ठीक है, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज कितना है मैग्नीट्यूड? इट इज S1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस S2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2S1 मैग्नीट्यूड S2 मैग्नीट्यूड cos थीटा होल लंबा वाला रूट ओवर। डाले S1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा? 30 का स्क्वायर, ये 70√2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? ये हो गया 2 इंटू 30 इंटू 70 इंटू cos थीटा। थीटा की जगह क्या लेंगे? 135। cos 135 कितना होता है? -1/√2। ये पूरा का रूट ओवर। हा, ऐसा है क्या? ऐसा है। ये 70 नहीं था भाई, ये 70√2 था। ये 70√2 है ना, तो एक √2 को दूसरा √2 खा जाएगा, क्या बचेगा? देखो तो ये 30 का स्क्वायर 900 प्लस 70√2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 4900 इंटू √2 का स्क्वायर हो गया 2। 4900 इंटू 2 इज 9800 प्लस ये हो गया कितना भाई? ये √2 को खा गया और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस, कितना हो जाएगा? 21 इंटू 2 4200 होल ओवर। हाँ, कितना आ रहा है देखिए तो थोड़ा, कितना आ रहा है? 4200 माइनस कर दिए 9 इंटू दिस इज, हिसाब करो तो इज इट कमिंग समथिंग लाइक 2500? नो, इट इज कमिंग समथिंग डिफरेंट। कितना आ रहा है देखो तो 4200 कितना आया? ओहो, अच्छा, ये कुछ दूसरा आएगा। ठीक है, एनीवे कितना आ रहा देखते हैं कितना आ गया। ये 98 प्लस 9 इज 10700 नहीं, 98 हो गया 10,700 माइनस 4200 कितना हो गया देखो तो कितना आया? 0 गया, ये 5 है, ये 6 6500 का रूट ओवर। 6500 को आप लिख सकते हो 65 इंटू 100 का रूट ओवर। 100 का रूट ओवर होगा 10 और 64 का रूट ओवर 8 होता है। ये 65 का रूट ओवर क्या होगा? चलो 8.1 मान लेते हैं, तो कितना हो गया? ये 81 मीटर। ठीक है, 85 का 8.001 मान लेते हैं, थोड़ा सा कर लेंगे तो हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये 80.1 मीटर। तो हम कहेंगे तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज दिस। सो ही इज at a distance 80.1 meter from starting point। समझ में आया क्या? आना कैसे हो रहा है? जो डाटा दिया रहेगा उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, लिख लो। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए अभी हम लोग दो और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए रेगुलर हेक्सागन, consider a regular hexagon of side length A दिया,
तो यहाँ पर कोई हेक्सागन दिया है, रेगुलर हेक्सागन है, ऐसा है, ऐसा है, रेगुलर है, मतलब हर साइड का लेंथ बराबर है, ठीक है, ऐसे करके दिया है, ये रेगुलर हेक्सागन हुआ। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सारा एक हेक्सागन है। लेट ए बी इज इक्वल टू वेक्टर एक्स, बी सी इज इक्वल टू वेक्टर वाई, फाइंड ऑल अदर वेक्टर्स शोन, बाकी सारा वेक्टर को आपको बताना है। क्या दिया है? दिया है कि ये जो वेक्टर है ये है x, ये जो वेक्टर है ये है y, बाकी ढेर सारा वेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूं। बताओ ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर क्या है, ये सारा वेक्टर आपको निकालना है। ये सारे जो वेक्टर दिखा रहे हैं आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। ऐसे करके सारा वेक्टर आपको बताना है। ए बी दिया है, बी सी दिया है, पूछा है ए सी क्या है, सी डी क्या है, ए डी क्या है, ए ई क्या है, ई एफ क्या है, ए एफ क्या है। कितना उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है। पहले तो चीज ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, हर एक साइड बराबर लेंथ के हैं, अगर ये 100 होगा तो ये वाई क्यों होगा? क्वेश्चन ही तो गलत लग रहा है। नहीं, ये वेक्टर है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है, ये वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ए है, लेकिन देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट, सो दे आर डिफरेंट वेक्टर्स। क्वेश्चन सही है नहीं? अच्छा चलो चलते हैं, अब निकालते हैं सारा वेक्टर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा चीज क्लू बताना चाहूंगा। जैसे आपका स्क्वायर में अगर कोई स्क्वायर है, एक साइड का लेंथ ए, तो डायगोनल लेंथ कितना होता है? √2a, है ना। सिमिलरली कोई अगर हेक्सागन है और ये इसका एक साइड ए लेंथ का है, तो इसका जो डायगोनल होता है ये कितना होता है? 2a। ये आपको याद रखना है ज्योमेट्री से। क्लियर? अब शुरू हो जाते हैं। चलिए पहले चुन चुन के कुछ वेक्टर को लिख लेते हैं, आप लोग ध्यान से देख लेना। मैं तो शुरू करूंगा AC वेक्टर से। इन ABC ट्रायंगल, क्या आप बता सकते हो ABC ट्रायंगल में कौन कौन ऑर्डर में है? AB और BC ऑर्डर में। तो AC वेक्टर क्या हो जाएगा? AC वेक्टर क्या हो जाएगा? AB प्लस BC एंड दैट इज x प्लस y, है कि नहीं? अच्छा, नाउ व्हाट इज AD वेक्टर? AD वेक्टर क्या है? अगर इसका लेंथ a है तो इसका लेंथ 2a है, और देख रहे हैं कि ये जो AD है वो y के साथ पैरेलल है, मतलब y जिस डायरेक्शन में है ये भी उसी डायरेक्शन में है, और डबल है, मतलब क्या लिखेंगे इसको? सीधे सीधे 2y लिख देंगे। तो जो वैल्यू समझ में आया चलो उनको पहले लिख लेते हैं। पहला वाला क्या आया? ये हो गया वेक्टर x प्लस y, और ये हो गया y। क्लियर? अब CD पता करना है। क्या आपके पास कोई तरकीब है पता करने के लिए? है कोई तकनीक? हाँ, तो कौन से ट्रायंगल को ले लेंगे CD निकालने के लिए? टेकिंग इन ACD ट्रायंगल। ACD ट्रायंगल में क्या आएंगे? क्या क्या है बताओ? AC प्लस CD इज इक्वल टू, ये दोनों ऑर्डर में है ना, ये रिवर्स ऑर्डर में है, इज इक्वल टू AD। लेकिन हमें तो मतलब है CD से, तो CD कितना हो गया? AD माइनस AC। AD कितना है? AD तो 2y है, AC कितना है? इट इज x प्लस y है ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस है, माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो तो इट इज कमिंग y माइनस x। कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो? CD का वैल्यू हो गया y माइनस x। अच्छा, क्या आप बता सकते हो AF क्या होगा? AF ये, और ये तो इसके बराबर होगा ना, लेंथ भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, तो इसका मतलब AF क्या हो गया? CD के बराबर हो गया। कितना? y माइनस x। हाँ, ये भी मिल गया y माइनस x, सारे मिल जाएंगे। अच्छा, DE ये वेक्टर कितना होगा? ये इसके बराबर है लेकिन उल्टा है। अगर ये वेक्टर x हुआ तो ये कितना होगा?
माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा? DE is nothing but minus of AB, so it is minus of x। बाकी रह गए कौन? बाकी रह गए EF कितना होगा बताओ? EF अच्छा देख के बताओ, जल्दी बताओ। EF इसके बराबर है, ये जैसा है उसका उल्टा है, तो EF कितना होगा? EF होगा माइनस ऑफ BC एंड दैट इज माइनस ऑफ Y। ये भी मिल गया। कौन बच गया? AE। अच्छा AE बच गया, तो आप चाहो तो AFE वाला ट्रायंगल को भी ले सकते हो या फिर ADE वाला ट्रायंगल को ले सकते हो। मैं चाहता हूं कि दोनों को लेके ट्राई करके देखो, तो दोनों में बराबर आंसर आ रहा है क्या? ये 2y था। अच्छा ठीक है, मैं ले लेता हूं ADE वाला ट्रायंगल को। हम कहेंगे इन ADE ट्रायंगल, ADE ट्रायंगल में क्या मिलेगा हमें? इट इज AE जो है कि ये ऐसा है, ये AD है, ये DE है। समझ में आ रहा ना? है हाँ, तो ये AD है, ये DE है, तो AE क्या होगा? AE इज द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, तो कहेंगे इट इज इक्वल टू AD प्लस DE। लेकिन AD तो हम निकाल चुके हैं 2y, और D क्या है? माइनस एक्स मिल गया। आप चाहो तो ये वाला ट्रायंगल लेके ट्राई करो, यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग। तो हमें सारा वेक्टर मिल गए 2y माइनस एक्स। समझ में आया क्या? तो देखो हम सारा वेक्टर को पता कर लिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों का पढ़ना जहाँ खत्म होता है वहीं से शुरू होता है वो IIT वालों का सोचना। ये क्वेश्चन IIT में आया था, लेकिन क्या आया था मालूम है? हाँ क्या आया था मालूम है? लेट मी गिव यू। क्या दिया था? ऐसे दिया था, ये हो गया ना, मिटा दो इसको। दिया था क्या? क्या दिया था? क्या दिया था? दिया था कि कंसीडर ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ A, और क्या दिया था उसके बाद? फाइंड AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस AD वेक्टर, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर, AC वेक्टर, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE, सारे A से निकलते हुए, प्लस AF, मतलब ये सारा वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारे वेक्टर को जोड़ देंगे, उनका सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्वेश्चन था ये। तो बच्चों को क्या सोचना चाहिए? जो लोग इतने प्रैक्टिस किए होंगे वो ये बनाएंगे, फटाफट सबका वैल्यू भी लिख देंगे। तो अब क्या कहोगे? यहाँ पर सोल्यूशन में क्या कहोगे? AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, है ना, का मैग्नीट्यूड इक्वल टू AB कितना है? x, AC कितना है? x प्लस y, कुछ तो होगा। अच्छा AD कितना है? 2y, AE कितना है? 2y माइनस x, और AF कितना है? प्लस y माइनस x। ये सारे का मैग्नीट्यूड थोड़ा मारपीट करो तो क्या आ रहा है देखो तो। ये एक माइनस एक्स, ये एक माइनस एक्स, ये एक प्लस एक्स, ये एक प्लस एक्स, खा गए एक दूसरे को। बच गया कौन? y 2y 2y y, इट इज 6y। लेकिन ये रेगुलर हेक्सागन है साइड लेंथ A का। आप जानते हो कि जो y है वो एक साइड है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका लेंथ कितना दिया है? A, तो 6y का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6y का मैग्नीट्यूड A है, तो 6y का हो गया 6a। समझ रहे हो कितना खूंखार खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो IIT वाले। तो इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि फटाफट इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन IIT में आया था, ओल्ड IIT क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 10-12 साल पुराना, 15 साल पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल लॉ के ऊपर हम लोग काफी कुछ क्वेश्चन देख ली। अब इसके ऊपर और भी चीजें देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे।
आज इतने ही पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे दिमाग सही रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक।